नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी जीबीटी एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जीके का पार्ट 6 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 6 का जो पहला क्वेश्चन है कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है। तो अगर बात की जाए मोहिनीअट्टम की, तो मोहिनीअट्टम जो है वो केरल राज्य का लोक नृत्य है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, लोक नृत्य के साथ साथ क्लासिकल डांस भी है। क्लासिकल डांस बोले तो शास्त्रीय नृत्य। अगर बात की जाए शास्त्रीय नृत्य की, तो भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य है। तो भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है। इस बात को आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है। अब केरल का कौन सा है? मोहिनीअट्टम। केरल भारत का ऐसा राज्य है जहां पर दो शास्त्रीय नृत्य किए जाते हैं। अब केरल में कौन कौन से किए जाते हैं? तो केरल में एक तो किया जाता है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम किया जाता है महिलाओं के द्वारा। याद रखना है, केरल का ऐसा लोक नृत्य जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है तो मोहिनीअट्टम, और केरल का ऐसा शास्त्रीय नृत्य जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है तो वो है आपका कथकली। तो कथकली भी अगले बार परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो दोनों के दोनों आपको याद रखना है, दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाले ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम की बात करें तो ये भारत का सबसे पुराना क्लासिकल डांस बोले तो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, अगर पूछा जाएगा कि कथकली, तो आपने केरल का बताया, कथकली और मोहिनीअट्टम। अब ये बताइए कि कथक किस राज्य का लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य है। तो अगर कथक की बात करें तो कथक किया जाता है उत्तर प्रदेश में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कथक कहाँ पे, तो कथक यूपी में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर उसी प्रकार बहुत बार टेट परीक्षाओं में और जो एंट्रांस परीक्षा है उसमें पूछा जाता है कि कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य है किस राज्य का। तो अगर कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, किस राज्य का? आंध्र प्रदेश राज्य का क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। अच्छा, क्वेश्चन एक और पूछा जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भारत का सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो अगर बात करें भारत के सबसे नए क्लासिकल डांस के सबसे नए शास्त्रीय नृत्यों की, तो 8 में से सबसे नया है सत्रिया। और सत्रिया किस राज्य में किया जाता है? तो सत्रिया असम में किया जाता है। जैसे कि आपका भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है, उसी प्रकार जो आपका सत्रिया है वो कहाँ पर होता है? असम में होता है। इस बात को आपने याद रखना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगर आप भी जीबीटी एंट्रांस की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे हो और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हो जहां पर जीके का फ्री कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करवाया जाता है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7876145409। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि काफ़ी लोगों की हेल्प यहाँ से इस चैनल के द्वारा हो सके। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया। तो संविधान सभा की बात हो रही है और यहाँ पर जो उद्देश्य प्रस्ताव को जो पेश किया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, इनके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया जाता है। अच्छा, उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत कब किया जाता है? तो इसको प्रस्तुत तो किया जाता है संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946, जिसकी बैठक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया जाता है? तो ये पेश किया जाता है कब? 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा की तीसरी बैठक में। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किसने पेश किया। यही पूछा था, बोलेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन इसको पारित कब किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव को जो पारित किया था वो 22 जनवरी 1947। तो 22 जनवरी 1947 को इसको पारित किया, लेकिन इसको प्रस्तुत पहले कर दिया था, पेश पहले किया था। अच्छा, संविधान सभा की बात करते हैं तो संविधान सभा की पहली बैठक हो सकता है कि यही पूछ लिया जाए। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी क्या थे? संविधान सभा के
पहली संविधान सभा की जो बैठक हुई थी उसके अध्यक्ष थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और पहली बैठक जो संविधान सभा की होती है इसमें कुल 211 के आसपास सदस्यों के द्वारा भाग लिया गया था। और सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष। तो ये सीधा क्वेश्चन आता है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाएगा संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? तो दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946। अच्छा, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है। दूसरी बैठक के अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन होते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर स्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, और अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो वो कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अच्छा, भारत के संविधान को बनने में कभी एंट्रांस में बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। और संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था वो कितने सीटों के लिए हुआ था? तो चुनाव हुआ था 389 सीट में। तो संविधान सभा का चुनाव 389 सीट्स के लिए हुआ था। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। अच्छा, संविधान सभा की एक समिति, अच्छा क्वेश्चन ये भी पूछा गया था एक बार कि हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार लिख लेना है कॉपी में कि संवैधानिक सलाहकार जो हमारे संविधान सभा के थे वो थे BN राव। कौन थे? BN राव। तो BN राव संवैधानिक सलाहकार थे हमारे संविधान सभा के। संविधान सभा की एक समिति थी जिसको बोलते थे प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के बहुत सारे नाम थे। प्रारूप समिति इसको कहा जाता था। दूसरा नाम इसका टंकण समिति था। तो टंकण समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता था। ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति और टंकण समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 29 अगस्त 1947। और इसमें जो कुल सदस्य थे वो भीमराव अंबेडकर के साथ 7 सदस्य थे। एक भीमराव अंबेडकर के और 6 अन्य सदस्य थे। तो याद रखना है प्रारूप समिति के बारे में आपने, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। और भारत के संविधान के बारे में भी आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको याद हो गया, नेहरू जी आपको याद हो गया, अंबेडकर जी आपको याद हो गया। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम यहाँ से पढ़ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ओजोन परत इनमें से किस में होती है? सबसे पहले तो आपको वायुमंडल के बारे में ही पता होना चाहिए। ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर बोले तो समताप मंडल में। तो समताप मंडल में हमारी ओजोन परत पाई जाती है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, वायुमंडल में बहुत सारी पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले ओजोन परत के बारे में पढ़ लेते हैं। ये समताप मंडल में पाई जाती है। अब इसका काम क्या है ओजोन परत का? ओजोन परत जो है वो सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट जो रेंजेज होती है, परावैंगनिक किरणें आप जिसको कहते हैं, परावैंगनिक किरणों से हमें बचाती है। तो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणें जो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, इनसे हमें कौन बचाती है? तो इनसे हमें ओजोन परत बचाती है। इस बात को आपने याद रखना है, ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को कौन अवशोषित करता है? तो ये ओजोन परत करती है। बहुत बार पूछा गया कि ओजोन परत की मोटाई जो होती है, एंट्रांस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको किस में नापा जाता है? तो ओजोन परत की एक मोटाई को डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि समताप मंडल की ऊंचाई पृथ्वी से कितनी होती है? तो पृथ्वी से समताप मंडल की ऊंचाई 18 से 50 किलोमीटर है। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर समताप मंडल की बात करें, यहाँ पर तापमान लगभग समान रहता है। और क्योंकि यहाँ पे कोई भी मौसमी गतिविधि नहीं होती, बादल है जैसे कि वर्षा है, वो यहाँ पे कुछ नहीं होता, इसीलिए वायुयान, एरोप्लेन आपने कभी देखे होंगे कि क्षोभ मंडल में नहीं उड़ते। कहाँ उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं। मतलब कि सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, ये पृथ्वी है, कि मैं यहाँ पे पृथ्वी बना रहा हूँ। सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है 8 से 18 किलोमीटर। कितनी होती है? 8 से 18 किलोमीटर। सारी की सारी मौसमी घटनाएं, चाहे वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, चाहे बादल बन रहे हैं, ये कहाँ पर होती है? क्षोभ मंडल में होती है, जिसको आप ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। ये हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इस बात को आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जब आप क्षोभ मंडल में 165 मीटर ऊपर जाते हो, मान लो 165 मीटर आप ऊपर चले गए आसमान की ओर, तो आपका तापमान 165 डिग्री जो है वो घट जाएगा। मतलब 165 मीटर ऊपर जाने पर तो आपका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस माइनस हो जाएगा। दूसरी जो परत है क्षोभ मंडल हमने पढ़ ली, वो है आपकी समताप मंडल। समताप मंडल को हमने ढंग से पढ़ लिया। मैंने एक एक चीज़ इसके बारे में आपको बताई।
तीसरी परत है मध्यमंडल। मध्यमंडल बोले तो मेजोस्फीयर, ये वायुमंडल की तीसरी परत है और इसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर के आसपास है। और इसको सबसे सबसे ठंडा मंडल है हमारे वायुमंडल का मध्यमंडल, क्योंकि यहाँ पर 80 किलोमीटर तक पहुँचते पहुँचते तापमान -100 डिग्री तक चले जाता है। इसीलिए अंतरिक्ष से आने वाले जो उल्का पिंड है वो यहीं पर इसी मंडल में समाप्त हो जाते हैं, इस बात को आपने याद रखना। चौथा मंडल है आयन मंडल, जहाँ पर सारे के सारे संचार उपग्रह पाए जाते हैं। आयन मंडल बोले तो आइनोस्फीयर, ये वायुमंडल की चौथी और रेडियो तरंगे कहाँ पर परावर्तित होती है तो यहीं पर। और सबसे बाहरी परत बाह्य मंडल है, जिसको आप एक्सोस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो वायुमंडल के बारे में आपने डिटेल से पढ़ा, इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी की सारी मैंने आपको बताई जो आपको परीक्षाओं में काम आ सकती है। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं। तो अगर पंडित रविशंकर की बात करें तो ये सितार वादक है। अच्छा, पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं और इनकी एक आत्मकथा है जिसका नाम है माई लाइफ माई म्यूजिक। तो माई लाइफ माई म्यूजिक किसकी आत्मकथा है? तो ये पंडित रविशंकर की आत्मकथा है। और भारत रत्न, ऐसे सितार वादक जिनको भारत रत्न तक मिल चुका है तो वो पंडित रविशंकर है। कब मिला इनको भारत रत्न? तो इनको 1999 के आसपास जो है वो भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इस बात को आपने याद रखना, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, इनके अलावा सितार वादक और कौन कौन से हैं? तो इनके अलावा उमा शंकर मिश्र हो गया, निखिल बनर्जी हो गया। ये नाम पूछा जा सकता है कि निखिल बनर्जी क्या बजाता है, विलायत खान क्या बजाता है? तो विलायत खान, निखिल बनर्जी, उमा शंकर मिश्र, ये भी सितार वादक है। अच्छा, सरोद के बारे में कोई इंपॉर्टेंट नाम आपको पता है? जी हाँ, सरोद बजाते हैं अमजद अली खान और उनके दो बेटे अमान और अयान अली खान। तो अमजद अली खान, अमान और अयान अली खान क्या बजाते हैं? तो ये सरोद वादक है। इस बात को आपने याद रखना है। संतूर से एक नाम आपको याद रखना है, ये नाम बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये नाम है शिव कुमार शर्मा। तो शिव कुमार शर्मा जी क्या बजाते हैं? तो इनका नाम आपको जरूर याद रखना है, ये संतूर बजाते हैं शिव कुमार शर्मा जी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है शिव कुमार शर्मा, ये संतूर वादक है। अच्छा, ऑप्शन में सारंगी दिया है। सारंगी की बात करें तो सारंगी बजाते हैं शकूर खान और पंडित राम नारायण। तो पंडित राम नारायण और शकूर खान आपके क्या बजाते हैं? सारंगी बजाते हैं। अच्छा, इस बात को आपने याद रखना है कि शहनाई कौन बजाता है? तो शहनाई बजाते हैं बिस्मिल्लाह खान। अगर आपने ये नाम याद नहीं रखा तो फिर आपने कौन सा नाम याद रखा? क्योंकि ये परीक्षाओं में, एंट्रांस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, चारों भारत के चारों शीर्ष बोले तो सबसे बड़ा है भारत में भारत रत्न। भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण और फिर आता है पद्मश्री। तो भारत के 4 शीर्ष सम्मान, सबसे बड़ा है भारत रत्न, नॉर्मल भी पूछा जा सकता है। दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण, फिर है पद्म भूषण और फिर है पद्मश्री। तो किस वाद्य यंत्र वादक को चारों सम्मान मिले हैं? तो है वो बिस्मिल्लाह खान। और 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई किसने बजाई थी? तो वो भी बिस्मिल्लाह खान ने बजाई थी। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, एक नाम और, तबला कौन बजाता है? तो तबला की बात करें तो अल्लाह रखा खान और जाकिर हुसैन। तो अल्लाह रखा खान और जाकिर हुसैन जो है वो तबला वादक है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये भी परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन उससे भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच आ रहा है। जितना ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से पढ़ोगे उतना ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर होने वाली है। क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? तो अगर राज्यसभा के सभापति की बात करें तो राज्यसभा का सभापति मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि उपराष्ट्रपति होता है। और भारत के उपराष्ट्रपति वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी है। जगदीप धनखड़ की बात करें तो ये वर्तमान में राज्यसभा के सभापति है, उपसभापति नहीं बोलेंगे, सभापति है। उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? सभापति होते हैं, स्पीकर होते हैं, चेयरमैन होते हैं किसके? राज्यसभा के। और अगर बात करें जगदीप धनखड़ की तो ये भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति है। अच्छा, ऑप्शन में दिया ओम बिरला। ओम बिरला क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष है। तो भारत में वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ये ओम बिरला है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू क्या है? तो द्रौपदी मुर्मू भारत की
राष्ट्रपति, तो भारत की राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो भारत की राष्ट्रपति वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा सकते हैं, आपको बस इन क्वेश्चन को याद रखना है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वो जो उपराष्ट्रपति होता है वो उसको शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। मान लो द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई किसको? जगदीप धनखड़ को। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर बात करें इसके त्यागपत्र की, उपराष्ट्रपति के त्यागपत्र की, तो उपराष्ट्रपति को जो त्यागपत्र देते हैं, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। तो शपथ भी राष्ट्रपति दिलाएंगे और त्यागपत्र भी, रेजिग्नेशन भी राष्ट्रपति को ही देना पड़ेगा। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सीटें होती है और वर्तमान में यहाँ पर 245 सदस्य बैठते हैं। अच्छा, 245 में भी 12 सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो 245 में 12 सदस्य द्रौपदी मुर्मू चुनेगी, मतलब कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए भेजा जाता है। और भारतीय संविधान में राज्यसभा का जिक्र अनुच्छेद नंबर 80 में किया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। तो 12 सदस्य राज्यसभा में के लिए जो है वो किसके द्वारा भेजे जाते हैं? मुर्मू के द्वारा भेजे जाते हैं। अच्छा, हमने ये तो देख लिया, लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, राष्ट्रपति आप याद रखेंगे क्योंकि द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। किस ट्राइब से आती है? संथाल जनजाति से आती है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि जो राज्यसभा हिमाचल प्रदेश में भी है, राज्यसभा लोकसभा, तो हिमाचल में लोकसभा की 4 सीटें हैं और राज्यसभा की 3 सीटें हैं और संसद के ये दोनों भाग है, तो संसद की कुल सीटें कितनी होगी? 3 और 4 7 सीटें होगी। तो गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ये टाइम अब पुराना हो गया है जब ये क्वेश्चन पेपर आया था, लेकिन अभी मैं आपको 52वें मुख्य न्यायाधीश, 50वें तो चंद्रचूड़ साहब बने थे, लेकिन चंद्रचूड़ भी गए, संजीव खन्ना भी गए। अब 52वें मुख्य न्यायाधीश भारत के बन चुके हैं और 52वें जो मुख्य न्यायाधीश भारत के बने हैं वो बने हैं श्री भूषण राम कृष्ण गवई। श्री भूषण राम कृष्ण गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इनको इनके पद की शपथ, मुख्य न्यायाधीश को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। और ये जो है भारत के पहले बौद्ध धर्म को मानने वाले मुख्य न्यायाधीश और दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।